गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। अरे भाई हाँ, राधे राधे यार। चलिए, तो कहाँ तक हो गया था अपना? मॉड्यूल का डिस्कशन करना है। करके आए हो? चलिए मॉड्यूल निकाल लीजिए सब जने। सब बच्चे मॉड्यूल निकाल लें। सब बच्चे मॉड्यूल निकाल लें जल्दी से। हैं? हाँ, निकाल के रखो नोट्स कॉपी अपनी, होमवर्क कॉपी। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। मैं मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहा हूँ। शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए अब। बिल्कुल शोर नहीं है। हाँ भाई, सब जने होमवर्क करके तो आए हो ना? कौन नहीं करके आया? हैं? करके तो आए हो? पूरा आता है तुम्हें? ठीक है, अच्छा। हाँ भाई, अरे यार तुम क्यों नहीं? क्यों? अरे भाई, मतलब मेरे सब्जेक्ट के साथ ही अन्याय क्यों? बाकी सबके लिए टाइम है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं, ऐसा क्यों यार? हैं? क्या बोल रहा है नालायक? हैं? पिछले लेक्चर में होना चाहिए था होमवर्क, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हैं? अच्छा, लास्ट लेक्चर में पूछा नहीं था तो तुमने करा नहीं? चलो खैर। भाई देखो, करते रहो। हाँ भाई, क्या हुआ हीरो? होमवर्क करके आया है? हैं? तुम्हारे संग आधे का क्या पंगा है यार? हर चीज आधी करते हो तुम। खुद भी पूरे हो ना तुम। चलो, जल्दी से अपना मॉड्यूल निकाल लो। एक्सरसाइज 1 में कहां तक डिस्कस हो गया है? अच्छा, कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ अभी? चलिए, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। शोर बिल्कुल भी नहीं। जिसका डाउट हो वो बता देना, ठीक है? ऐसे रैंडमली कोई डाउट पूछेगा नहीं। अगर कोई डाउट पूछेगा तो उसको क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे हाँ हाँ सर, वो बता दो, ये बता दो, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 15। 1 to 15, एट्थ वाला क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाए भाई। एट्थ क्वेश्चन क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू। बेटा, जैसे मास बताता है कितना मुश्किल है चलाना, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कितना मुश्किल है घुमाना। तो हमने देखा था ना, हमने डेरिवेशन भी करा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से प्रूव करके बताया था। तो मैंने बोला था ये m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ये किसके बराबर है? आई। काइनेटिक एनर्जी का वहां फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर तुझे याद हो तो आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब हमने कंपेयर किया था, तो जैसे वहां पे मास था, यहाँ पे क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? लीनियर मोशन मतलब मास काय में यूज होता है? लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। एफ बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा। जब कोई चीज चलती है तो हम उसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? उसका एक्सेलरेशन किसकी हेल्प से निकालते हैं? मास की हेल्प से। और कोई चीज घूमती है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी हेल्प से निकल के आता है? आई की हेल्प से। तो जैसे लीनियर मोशन में मास था, यहाँ पे कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे वहां पे फोर्स था, यहाँ पे कौन है? टॉर्क। जैसे वहां पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे कौन है? अल्फा। जैसे वहां वेलोसिटी थी, यहाँ पे कौन है? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वहां मोमेंटम था, यहाँ पे कौन है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सारी चीजें रिलेट कर सकते हो तुम। मैं एंड में तुम्हें टेबल भी बनवा दूंगा एक, ठीक है? वैसे तो खैर मैंने बता दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, अ स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर, द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। भाई, कोई भी चीज अगर सरफेस ऑफ द स्फीयर पे है, तो कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो उनके पास एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। भाई, अगर स्फीयर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये स्फीयर है, और ये स्फीयर अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या परफॉर्म कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन। तो बेटा, जो ये पार्टिकल होगा यहाँ पे, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। और कोई भी चीज सर्कल में घूमेगी तो उसके पास एसीपी तो होगा ही होगा। एक बार को एटी हो सकता है, जीरो हो, लेकिन एसीपी तो होगा ही होगा। तो एसीपी और एटी क्या होते थे? लीनियर एक्सेलरेशन। एसीपी और एटी का जो रिजल्टेंट होता था वो नेट लीनियर एक्सेलरेशन होता था। तो कोई भी चीज अगर सर्कल पे घूमती है तो डेफिनेटली उसके पास एक्सेलरेशन तो होता ही होता है। ठीक बात है भाई? चलिए, सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑल द पार्टिकल्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेट, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through any point on the body.
is situated outside the body, situated anywhere, passes through center of mass. अब तो जो बोला जा रहा है all the particles. अब सोच अगर एक्सिस इनसाइड दी बॉडी प्रेजेंट होगी तो जो पार्टिकल्स किस पे प्रेजेंट हैं, एक्सिस पे, वो सर्कल में नहीं घूमेंगे। लेकिन अगर बॉडी के अगर एक्सिस बॉडी से कहां चली जाए, बाहर, बाहर चली जाए, तो हर एक पार्टिकल काहे में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा। भाई लॉजिकल है ना। अभी तुम ध्यान से मुझे देख के बताओ, अभी जो ये पार्टिकल्स हैं बच्चे, मुझे बताओ क्या ये वाले पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं क्या? ये पार्टिकल सर्कल में नहीं घूम रहे। अभी अगर मान ले एक्सेस बॉडी के बाहर चली गई, जैसे मान ले ये डस्टर हो गया और ये एक्सेस बॉडी के कहां चली गई, बाहर, और ये डस्टर इस तरह से इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट, तो क्या हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा क्या? भाई हर एक पार्टिकल काय में घूमेगा, सर्कल। तो हमें समझना यह है कि जब एक्सेस बॉडी के अंदर से पास करती है तो जो पार्टिकल्स एक्सेस पे प्रेजेंट होते हैं वो सर्कल पे नहीं घूमते। तो अगर मैं एक्सेस को बाहर कर दूंगा तो डेफिनेटली हर एक पार्टिकल काय पे घूमेगा, सर्कल पे। गॉट द कंसेप्ट? हाँ, एक्सिस का अंदर ये एक्सिस, ये रही, इस एक्सिस के अबाउट तुम क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट तुम क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो ये एक्सिस बॉडी के इनसाइड है, आउटसाइड है, आउटसाइड। ये बॉडी के क्या है, आउटसाइड। ठीक है, चलिए भाई, टिल क्वेश्चन नंबर 15, टिल क्वेश्चन नंबर 25, 19 क्वेश्चन क्या है? A solid sphere of mass m and radius r cannot have moment of inertia. अब बच्चों ध्यान से देखो, this is an important concept, देखो ध्यान से। ये बताओ, तुमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? I बराबर ICM प्लस m d स्क्वायर। सब एग्री करते हो? अच्छा बच्चे, मान लीजिए एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो ये क्या होएगा, ICM। अब बच्चे सेंटर ऑफ मास से पास करने के अलावा जो भी एक्सिस होगी, इसके अलावा जो भी एक्सिस होगी, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आईसीएम से कम होगा या ज्यादा ही होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि क्या उसमें प्लस md स्क्वायर भी हो रहा है क्या? तो भाई ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब भले ही मैं एक्सिस d दूरी यहाँ पे लूं या भले ही मैं एक्सिस d दूरी यहाँ पे लूं, क्या दोनों के अबाउट ही, इस वाली एक्सिस के अबाउट और इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या वो आईसीएम से ज्यादा ही आएगा क्या? भाई इसके अबाउट भी आईसीएम प्लस md स्क्वायर, इसके अबाउट भी आईसीएम प्लस md स्क्वायर। तो दिमाग में एक थॉट प्रोसेस लाओ, इसका मतलब सर जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम, सबसे कम होता है उसके अबाउट। क्योंकि उसके अलावा कोई भी एक्सिस होगी तो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से सोचो, आई किसके बराबर होगा, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। मतलब सर और कोई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया उसमें आईसीएम तो आ ही रहा है, प्लस साथ में एक और टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है। मतलब यहां से हमने क्या रिलेट करा कि जो एक्सिस कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम। तो मतलब जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके अबाउट हमारा आई क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, आई मिनिमम होता है। तो बच्चे अब तेरा जो सॉलिड स्फीयर है, जो तेरा सॉलिड स्फीयर है उसमें जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करती है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। क्या इससे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबल है क्या? मैं और कोई सी भी एक्सिस लूंगा तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा ही आएगा क्या, 2/5 mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। मतलब क्या दिस इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब हमने क्या दिमाग में सेट करा कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम। तुम इसके कोई सी भी एक्सिस ले लो, ये कोई सी भी एक्सिस ले लो, बाहर ले लो, मैं तो कह रहा हूँ कोई सी भी एक्सिस ले लो, क्या किसी के भी अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इससे ज्यादा ही आएगा क्या? मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या? इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं, हाँ कम पॉसिबल है क्या? तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो 2/5 से क्या है, छोटा। 2/5 से छोटा नहीं हो सकता। अच्छा बड़ा तो हो सकता है ना, बड़ा हो सकता है। चलो आओ ऑप्शंस को देखो, 2/3, 2/5 से बड़ा है, पॉसिबल है, ठीक है। mr²/2 पॉसिबल है, 2/5 mr² ये तो होता ही है, और 2/7 mr² ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा ये भी तुम, मैं ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता था, मैं बोलता कि भाई स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट आई कितना है बेटा, 2/5 mr²। मैं तुमसे पूछ सकता था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। बात समझ में आ रही है?
मतलब मैंने बोला कि बताओ वो एक्सिस कौन सी होगी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/3 mr²। क्या निकाल सकते हैं क्या? अरे भाई मान लेते हैं सर जो डी दूरी पे एक्सेस होगी उसके अबाउट 2/3 mr² होगा। तो भाई बोलो क्या बन गया, 2/3 mr² इज इक्वल्स टू 2/5 mr² प्लस md²। क्या बच्चे बात समझ में आ रही है क्या? मतलब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों को लगता है सर 2/3 तो हॉलो स्फीयर का होता है सर, या अपने सॉलिड स्फीयर में क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है या नहीं है डेफिनेटली हॉलो स्फीयर के लिए जो एक्सिस सेंटर से पास करती है उसके अबाउट क्या होता है, 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर से जो एक्सिस सेंटर से पास करेगी उसके अबाउट 2/3 होगा, या उससे कोई डी डिस्टेंस पे जो एक्सिस होगी उसके अबाउट होगा, उससे जो डी डिस्टेंस पे एक्सेस होगी। बात समझ में आती है? तो हमें क्या इंटरप्रिटेशन करनी है इस क्वेश्चन से कि सर डेफिनेटली देखिए मिनिमम 2/5 है, इससे बड़ा सर कुछ भी हो सकता है 2/3 और ½ mr² कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो यहां से क्या इंटरप्रिटेशन करी बच्चों, क्या ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके अबाउट आई मिनिमम होता है क्या? तो बच्चे लॉजिकली सोचना, तू अगर मान ले कोई बॉडी हिंज नहीं है, मैंने किसी बॉडी को क्या नहीं कर रखा, हिंज, तो अगर मान लो उसको मैं टॉर्क दूंगा तो लॉजिकली सोच वो किस एक्सेस के अबाउट घूमेगी जिसके अबाउट उसका आई क्या होगा, मिनिमम। भाई प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैंने बॉडी को हिंज ही नहीं कर रखा, मैंने बॉडी को हिंज ही नहीं कर रखा, तो बच्चे बॉडी की टेंडेंसी किस एक्सेस के अबाउट घूमने की होगी जिसके अबाउट घूमना सबसे क्या होगा, आसान। सबसे आसान किसके अबाउट घूमना होगा, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। नहीं आई बात समझ में? तुम अगर जो है फील करके देखो तो आज करके देखना, एक पेन को अपनी बेंच पे रख लो और उस पेन को ऐसे स्ट्राइक करो, ये पेन ले लो और इस पेन को ऐसे स्ट्राइक करो। जब तुम इसको स्ट्राइक करोगे तो पेन घूमता हुआ कहां जाएगा, आगे। तो जब ये घूमता हुआ आगे जाएगा तो किस एक्सेस के अबाउट घूम रहा होगा, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। करके देख सकते हो तुम, ये चीज करके देखना। तो जब ये पेन घूमता हुआ आगे जाएगा, ये पेन ऐसे जाएगा, ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा, तो तुम्हें फील आएगी किस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कार्टून हो क्या, घर पे करना ना, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो किसके अबाउट घूमेगा, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्यों घुमा, फील आई क्या, क्यों घुमा उसके अबाउट? क्योंकि उसके अबाउट घूमना सबसे क्या है, आसान। अगर हिंज कर देता तो फिर बात अलग हो जाती, जिसके अबाउट हिंज करता उसके अबाउट घूमता। अभी तुमने हिंज नहीं कर रखा तो जिसके अबाउट वो फ्री है घूमने के लिए, तो जिसके अबाउट घूमना सबसे इजी होगा वो उस एक्सेस के अबाउट घूमेगा। बच्चों क्लियर हुआ? चलिए आगे मूव करता हूं। टिल 25 तक कोई डाउट? 24 क्वेश्चन क्या है देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, क्या क्वेश्चन है 24 श्योर नहीं, बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो, मैं बाहर कर दूंगा। अब मेरे को जो बातें करता हुआ दिख गया। द कर्व फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ कांस्टेंट मास वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम सेंटर। बच्चे तुझे ग्राफ किसका बनाना है, आई वर्सेस एक्स का। ये एक्स क्या है बच्चे, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। जैसे मान ले, देख मान ले ये डिस्क है, तो ये अभी एक्सिस तेरी सेंटर से पास कर रही है, मतलब एक्स कितना हो गया, 0। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर। तो भाई अभी जो तेरी एक्सिस है क्या वो सेंटर से ही पास कर रही है क्या? तो मुझे बता बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अब तू लॉजिकली सोच, जब एक्स 0 है, एक्स 0 मतलब एक्सिस कहां से पास कर रही है, सेंटर से। तो जब एक्सिस सेंटर से पास करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा या mr²/2 होगा, mr²/2। तो पहली गलती, बच्चा क्या सोचता है, एक्स 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 0। अरे कैसे पॉसिबल है, एक्सिस अगर सेंटर से पास करती है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है या mr²/2 होता है, mr²/2। अब लॉजिकली सोच, अभी मान ले एक्सिस कुछ x दूरी से पास कर रही है, तो लॉजिकली सोच अगर एक्सिस जो है x दूरी से या d दूरी से पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा? क्या प्रैक्टिकली सबको फील आती है, mr²/2 प्लस md²। तो भाई हमें क्लियरली समझ में आता है सर i वर्सेस x का जो ग्राफ होगा, जब x 0 है तो i की वैल्यू 0 है या mr²/2 है, mr²/2। तो वैल्यू mr²/2। अब चाहे मैं इससे d डिस्टेंस इधर जाऊं, चाहे मैं इससे d डिस्टेंस इधर जाऊं, क्या दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा क्या? अरे भाई आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। अभी इसके लिए भी mr²/2 प्लस md², इसके लिए भी क्या होगा, mr²/2 प्लस md²। क्या वैल्यू बढ़ रही है क्या? और भाई आप देखो md² मतलब ये डिस्टेंस को अगर तुम x बोल लो तो mx², मतलब क्या पैराबोलिक ग्राफ आना चाहिए क्या, mx का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब कैसा ग्राफ आना चाहिए, पैराबोलिक। बात समझ में आती है क्या?
तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, जब x 0 होगा, x 0 का मतलब क्या है बच्चे, x 0 का मतलब क्या है, एक्सेस कहां से पास कर रही है, जुपिटर से पास कर रही है, कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है। अब जैसे जैसे मैं एक्सेस से दूर जाता जाऊंगा या मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा तो क्या आई बढ़ता जाएगा क्या, अच्छा मैं आगे डी जाऊं या पीछे डी जाऊं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम, mr²/2 + md², चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। तो ये यही बता रहा है कि तुम्हारा x चाहे तुम पीछे डी जाओ चाहे तुम आगे डी जाओ, वैल्यू विल रिमेन सेम। बच्चों समझ में तो आ गया। तो यहाँ मेजरली बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है वो फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ में रहता है, जनरली बच्चों को कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो मैंने फर्स्ट ग्राफ को क्यों रिजेक्ट किया, तुम्हें फील आ गई है। फर्स्ट ग्राफ में क्या जब एक्सेस सेंटर से पास कर रही है तो आई को 0 दिखा दिया क्या, तो जब एक्सेस सेंटर से पास करती है तो डिस्क आई 0 होता है या mr²/2 होता है, mr²/2। क्या बच्चों बात समझ में आई, चलिए आगे चले। चलो तो फ्रॉम टिल 38 27 में a wire of mass m and length l is bent in the form of a circular ring, the moment of inertia of ring about its own axis, मतलब ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, टिल 38 तक कोई डाउट बच्चों, टिल 38 तक कोई डाउट। 33 का 2 ऑप्शन क्यों नहीं है, 33 क्या है भाई, 33 क्या है, the wheels of a moving vehicles are made hollow in the middle and thick at the periphery because it increases moment of inertia. Its shape is a strong one shape उससे नहीं होती, shape strong का मैंने तुम्हें बताया था क्या लगाने से होती है, spokes, ताड़ियां लगाने से होती है। ये देखो मैं शायद ये मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। जो व्हील होता है बेटा उसका हम मैक्सिमम मास कहाँ पे रखते हैं, बोलिए रिम पे। ये व्हील के क्या कहलाती है, रिम, जिसके ऊपर टायर चढ़ा होता है ना, टायर ट्यूब लगी होती है जिसके ऊपर, उसको रिम बोलते हैं। तो ये रिम है। अब व्हील को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका मैक्सिमम मास कहाँ रखा जाता है, रिम पे। इससे फायदा क्या होगा, क्या आई बढ़ जाएगा क्या, तो सर आई बढ़ गया मतलब इसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा, हाँ सही बात है। तो भाई एक बार तुम्हारे इंजन को एफर्ट्स करने पड़ेंगे और एक बार वो उसको रोटेशनल स्टेट में क्या करके आ गया, लेके आ गया। तो अब पक्की बात है एक बार घुमाना मुश्किल है, वो काम इंजन ने करके दे दिया। अब लेकिन यह है कि वो व्हील घूमता रहेगा, ऐसा नहीं कि हल्का सा भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया या हल्का सा भी कोई रेजिस्टेंस आया वो व्हील क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि उसका आई ज्यादा है तो उसको रोकना भी क्या होगा, मुश्किल। तो एक बार जो वो हर्डल है, जो बैरियर है, वो कौन पार करके दे देगा हमें, बोलो इंजन। एक बार इंजन ने घुमा दिया उसको, उसके बाद डेफिनेटली वो छोटी मोटी हर्डल से, बैरियर से रुकने वाला नहीं है। क्या बात समझ में। अब इसमें एक और कंसेप्ट बनता है कि सर इस व्हील्स में बीच में हम स्पोक्स क्यों लगाते हैं, वो मैंने आपको बताया था, स्पोक्स से व्हील की क्या बढ़ती है, स्ट्रेंथ। देखो ध्यान से, अगर मैंने बीच में इस तरह से ताड़ियां लगा दी, ठीक है, स्पोक्स लगा दिए, अब मान ले अगर कोई गड्ढा आया, ये कोई इस तरह से गड्ढा आया, तो ये रिम के क्या बैंड होने के चांसेस रहेंगे क्या, तो जैसे ही ये रिम बैंड होना चाहेगी, क्या रॉड बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी क्या, इसको बैंड होने नहीं देगी। क्या मेरी बात समझ में आती है। तो व्हाई वी अप्लाई स्पोक्स टू इंक्रीज the strength, and why mass is concentrated at the circumference, to increase the moment of inertia. I think सबको क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। चलिए एक सेकंड, पहले 38 से पहले और जो है कोई डाउट, 38 से पहले कोई डाउट है किसी को, अच्छा 30, हाँ बेटा बोल। बीसी से अलग है, बीसी जो है वो अलग चीज है, एसी जो है अलग है, दोनों के अबाउट आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। बीसी से तुम्हें ट्रायंगुलर प्लेट का फॉर्मूला लिखाया है क्या मैंने, mh²/6 लिखाया है ना, तो बता इसमें क्या बताऊं मैं, बीसी से निकालना तो इतना आसान है, सीधे ही ml²/6, भाई यही तो है, यही तो है। ये अगर बीसी है तो ट्रायंगुलर प्लेट का बेस के अबाउट क्या बताया था, mh²/6। हाइट किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, बोल l, तो सीधे आंसर बिना पेन चलाए ml²/6। हाइट तो यही होगी ना, अगर बेस तूने ये लिया है तो हाइट ये लेगा, बेस तूने ये लिया है तो हाइट ये लेगा, बेस तूने ये लिया है तो हाइट ये वाली लेगा। इससे भी इसका आंसर, हालांकि तुमने तो दूसरे कंसेप्ट से निकाला होगा, तुमने इसका आंसर कैसे निकाला है, इसका आंसर कैसे निकाला है, क्या स्क्वायर प्लेट बना ली होगी ना तुमने तो, अरे ऐसे ही तो करा होगा,
लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसके अबाउट भी निकाल सकते थे डायरेक्टली। तुम क्या पता कर लेते? परपेंडिकुलर। अगर अगर तुम्हें गणित आती है, मैथमेटिक्स आती है, तो मैं ये हाइट निकाल लेता, और हाइट निकाल लेता तो क्या आ जाता? mh²/6। नहीं आ रहा है तुम्हें? पक्का? ये हाइट निकाल के भी कर सकते थे ना? अच्छा, मैंने बताया था क्या? चलो बस, फिर कहाँ दिक्कत है। चलो और बोलो। 36 36 क्वेश्चन क्या है? 36 क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लेमिना। लेमिना मतलब प्लेट। स्क्वायर प्लेट का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 30। कितना होता है बेटा सेंटर से एक्सिस जो पास करती है स्क्वायर प्लेट का? जल्दी से बोल। ma² बाय 12 थोड़ी होता है, ma²/6 होता है। क्या होता है? ma²/6। अरे नहीं होता क्या? अरे भाई तुम तो सब भूल जाते हो यार, गजनी हो गया तुम लोग हैं। देखो ध्यान से, ये स्क्वायर प्लेट, क्या ये ma²/12? क्या ये भी ma²/12? तो बोलिए कितना? ma²/6, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो देख तुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ma²/6। ये किसके बराबर गिवन है बच्चे? बोल। 30। ये किसके बराबर गिवन है? 30। तो ma²/6 इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma² बाय 6, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है बेटा? 30। अब देख, और अब क्या पूछा जा रहा है? the moment of inertia about an axis touching its side and in the plane of lamina। touching its side and in the plane of lamina, इसकी साइड को छूता हुआ जा रहा है और प्लेट के प्लेन में है। मतलब ध्यान से देख, क्या ये वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है क्या? याद कर क्या फॉर्मूला होता है? एंड से निकलती थी तो क्या होता था? 3। सेंटर से निकलती थी तो 12। सब भूल गए हो? क्या हो जाएगा? ma²/3। तो मेरा आंसर जो होगा आई डैश क्या हो जाएगा बच्चे? बोल। ma²/3। क्या मुझे ma²/6 30 गिवन है क्या? तो ma² को क्या मैं 180 लिख सकता हूं क्या? तो ma² इज 180। तो बेटा 180/3, बोल कितना आंसर आ गया? 60। समझ में आया बेटा तेरे को? तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले तो तुम्हें आना ही चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या है देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ इज सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड दिस टाइम परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अरे यही तो क्वेश्चन है, जिसने पूछा उसको ही नहीं पता है क्वेश्चन क्या है। क्या यही क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, तो दिस इज द खुद की एक्सिस कि अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। क्या बच्चे बात समझ में आई? दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्वेश्चन में इक्वल गिवन है क्या? तो बस I1 लिखो I2 लिखो, दोनों को क्या कर दो? क्या कर दो? क्या कर दो? अरे क्या इक्वेट कर दो? तो I1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? I2। क्या I1 लिखना बहुत आसान है क्या? क्या सीधे mr²/2? सॉलिड सिलेंडर इज अ मोटी डिस्क, तो क्या लिख दूं? बोलो mr²/2। क्या इसका मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाई थी क्या? क्या पहले सामने से देखूंगा क्या, फिर क्या साइड से देखूंगा? सामने से क्या दिखती है? सामने से क्या दिखती है? ml²/12। साइड से क्या दिखती है? डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr²/4। नहीं आया तो देखना, तो mr²/4 इज इक्वल्स टू ml²/12। mm 4 3 जा तो l किसके बराबर आ गया बेटा? √3r। अरे तुम्हें समझ तो आया? टफ है क्या है? अब तुम ईमानदारी से बताओ, तुमने जितने भी क्वेश्चन मुझसे अभी तक पूछे हैं, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद हो अच्छे से, तुम्हें एक भी चीज ऐसी है जो मैंने क्लास में नहीं कराई हो, फिर क्यों नहीं होते हैं तुमसे क्वेश्चन? तुम ईमानदारी से मेहनत नहीं करते। ईमानदारी से ट्राई करा करो भाई। मेरे से तुम सारे करा लोगे, मैं सारे भी कर दूंगा भाई। उसमें दो नुकसान है, एक तो अपना टाइम जाएगा भाई, टाइम तो फिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सर टाइम तो सर क्या है, टाइम अपन पैदा कर देंगे टाइम, तो टाइम तो फिक्स है। तो अगर अपन यहाँ पे टाइम ज्यादा लगाएंगे तो डेफिनेटली जो थ्योरी कंटेंट है उसके लिए टाइम क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। प्लस कोई भी क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताता हूँ ना, तो मान लो वो तुम्हें सिर्फ टेम्पररी आता है, परमानेंट नहीं आता।
कोई भी क्वेश्चन अगर तुमने टीचर से पूछ लिया, फैकल्टी से पूछ लिया, सोल्यूशन देख लिया, वीडियो देख लिया, तो क्वेश्चन सिर्फ टेम्पररी आता है, तुम्हें परमानेंट नहीं आता। तुमने उस समय के लिए उसको कर लिया, लेकिन तुम अजमा के देख लेना, तुम उसको 2 महीने बाद करके देखना, चांसेस हैं, मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है तुम जो है तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा। जो हम खुद करते हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते सर, हम तो वो भी भूल जाते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ भाई 39 to 50, 39 to 48, 48 क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा एक सेकेंड महान भाव लोगों, 35 क्वेश्चन का आंसर आ गया तुम्हारा? 35 क्वेश्चन का आंसर आ गया तुम्हारा? बोला तो नहीं तुम में से किसी ने? कॉमन सेंस, वाह सर, इट्स कॉमन सेंस। 35 क्वेश्चन देखो ध्यान से। जो डिस्क है वो किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन। तो तुम्हारी डिस्क जो है उसमें करेक्शन है, डिस्क जो है वो एक्स जेड प्लेन में है। बेटा एक्स जेड प्लेन में तो क्या लिखूंगा बोल? आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। अब देख क्या तुझे आई वाई 20 गिवन है क्या? आई वाई क्या गिवन है? 20। और आई जेड कितना गिवन है? 50। तो क्या आई एक्स माइनस 30 आ जाएगा क्या? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव हो सकता है? जैसे मास होता था वैसे यहाँ पे आई होता है, तो क्या मास नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, आई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तुमने तो कर भी दिया है क्वेश्चन। अब इसमें करो क्या? डेटा इंटरचेंज कर दो। आई वाई को तो लिख दो 50, क्वेश्चन में कर दो आई वाई कितना? 50, और आई जेड कितना कर दो? 20 है। अरे यार यही तो अभी समझाया, ऑप्शन के आगे माइनस लगा सकता हूं क्या? आई नेगेटिव हो सकता है क्या? आई नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? तू बोलता हुआ जा रहा है पूरी दुनिया में मेरा मास जो है वो -12 kg है या -60 kg है। पागल कहेंगे लोग तेरे को। क्या मास नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव होता है क्या? नहीं। 69th में, हाँ उसमें सिर्फ आंसर जो है थर्ड की जगह फर्स्ट हो जाएगा, उसमें थर्ड की जगह फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाँ ये, यस सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, मैंने किया था, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अच्छा वहां तक आते तो याद आ जाता, वही मैं ही बताता, तुम्हें तो कुछ याद नहीं आता। चलो खैर, तुम्हें अभी समझ में आ गया ना उसमें आई क्या बच्चे नेगेटिव हो सकता है क्या? आई नेगेटिव कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता। फील कैसे करोगे? सर जैसे मास नेगेटिव नहीं होता था ऐसे ही यहाँ पे आई नेगेटिव नहीं होता। चलिए मैं आगे चल रहा हूं भैया। हैं 46, 46 क्या है? A rigid body is rotating about an axis। भाई तुम्हें क्या कब से पढ़ा रहा हूं ये चीज? किसी चलती हुई चीज को रोकना है तो क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। और किसी घूमती हुई चीज को रोकना है तो क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क। उस फोर्स के पास टर्निंग एबिलिटी नहीं है, ठीक है, लगा दिया तूने फोर्स, ठीक है। कोई चीज घूम रही थी, मैंने फोर्स लगा दिया। दरवाजा घूम रहा था, ये मैंने लगा दिया फोर्स। इस दरवाजे पे मैंने ये फोर्स लगा दिया, घूम रहा है, मैं ऐसे लगा रहा हूँ फोर्स, क्या रोक लेगा क्या? तो पक्की बात है भाई। तुझे क्लास में क्या बताया था? ऐसा फोर्स होना चाहिए जिसके पास टर्न कराने की क्या हो? एबिलिटी। और अगर उसके पास टर्न कराने की एबिलिटी हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। तो विच इज करेक्ट आंसर? फोर्स और टॉर्क। टॉर्क। बात समझ में आई क्या? ये तेरी रॉड घूम रही है, ये तेरी रॉड घूम रही है, तो हिंज को पकड़ के बैठा है, लगा रहा है यहाँ पे फोर्स, लगाता रहे, क्या रोक पाएगा क्या इसको? मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ यार, लेकिन नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे क्या तुम? हाँ नहीं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तुझे? तो बेटा किसी चीज को चलाना हो तो क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। और घुमाना हो तो क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क। उल्टा भी सोच लोगे ना, कोई चीज चल रही है तो रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। कोई चीज घूम रही है तो रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। अरे लॉजिकल है। चलिए हाँ बेटा तू कौन सा बोल रहा था? 48, 48 में डाउट है, आंसर मैच नहीं कर रहा। एक सेकंड उसके मॉड्यूल में तो शेयर करना है। चलो देखो एक बार 48 का आंसर मैच करता है यार मेरे हिसाब से तो। फोर्स दे रखा है तुम्हें 2i कैप -3k कैप। फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल एट 0.5 j कैप प्लस 2k कैप। मतलब ये फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, भाई जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स तुम्हारा लग रहा है, ये जिस पॉइंट पे लग रहा है बच्चे, क्या कोई बच्चा मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है क्या? क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उसके? 0, 0.5, 2। नहीं आया तुम्हें?
अरे तुम्हें उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे। क्या टॉर्क ओरिजिन के अबाउट निकालना है या 2,0,3 के अबाउट निकालना है? 2,0,3। तो मैंने सिर्फ इतना सा काम करा, तुम इसमें शहीद हो गए। देखो ध्यान से, अगर मान ले मैं तुझे इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब बच्चे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2/2,3। अरे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 होते तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता? 2i कैप प्लस 3j कैप। उल्टा पूछ रहा हूं, अगर इसका पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,3। वाओ सर, व्हाट अ कांसेप्ट, अभी सोचा ही नहीं। तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? 2,3। तो बच्चे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो जिस पॉइंट पे लग रहा है, क्या मुझे उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है क्या? तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0.5,2। अब गलती क्या हो रही है, अगर मैं डायरेक्टली आर वेक्टर ले लूंगा ना, देख उसने हमें ये दे रखा है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और उसने हमें ये आर वेक्टर दे रखा था, उसने आर वेक्टर दे रखा था 0.5j कैप प्लस 2k कैप। तो अगर मैं सिंपली आर क्रॉस एफ करूंगा तो तूने टॉर्क ओरिजिन के अबाउट निकाला या तूने कोई पॉइंट के अबाउट निकाला? ओरिजिन के अबाउट। क्या तुझे ओरिजिन के अबाउट निकालना है या 2,0,3 के अबाउट निकालना है? 2,0,3। मैंने ऐसा कराया होगा क्लास में क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन कराए होंगे, एक में तो मैंने ओरिजिन के अबाउट पूछा होगा, फिर मैंने एक में ए पॉइंट पे फोर्स लगाया होगा और बी के अबाउट टॉर्क पूछा होगा। कराया था। अभी हो गया, समझ में आ गया? तो अब तू क्या करेगा, मान ले ये ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और तुझे टॉर्क निकालना है मान ले इस बी पॉइंट पे, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है? 2,0,3। तो बोल बेटा, क्या तू ए को बी से ज्वाइन करेगा क्या? मैं बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहता हूं, तो ये मेरा जो होगा, दिस इज माई आर वेक्टर। क्या दिस इज माई आर वेक्टर? कितना हो जाएगा बच्चे बता? -2i कैप प्लस 0.5j कैप प्लस सॉरी माइनस k कैप। अरे नहीं आया। आर वेक्टर मेरे हिसाब से तो हो जाएगा -2i कैप प्लस 0.5j कैप और माइनस k कैप। दिस इज योर आर वेक्टर, बिकॉज मुझे टॉर्क ओरिजिन के अबाउट नहीं चाहिए, किसके अबाउट चाहिए? बी के अबाउट। क्या सबको क्लियर है? आगे सॉल्व करके बताऊं, कर लेगा? चलो 50। A ring and a solid sphere of same mass and radius are rotating with same angular velocity about their diametric axis. किसको रोकना मुश्किल होगा? अरे भाई सिंपल सी कहानी है, जिसका आई क्या होगा? ज्यादा, उसको रोकना क्या होगा? मुश्किल। जिसका आई क्या होगा? कम, उसको रोकना क्या होगा? आसान। यार कितनी बार बोल दिया मैंने वाक्य, ये सेंटेंस जब से चैप्टर चालू करा है कम से कम 100 बार तो बोल दिया होगा। जैसे मास बताता है कितना मुश्किल है चलाना, वैसे ही आई बताता है कितना मुश्किल है घुमाना। तो यार तुम दोनों के आई निकाल लो, रिंग का आई निकाल लो और स्फीयर का आई निकाल लो। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट बोलो, रिंग का डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट mr²/2। सॉलिड स्फीयर का डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट 2/5 mr²। क्या ये 0.5 mr² है क्या? और ये क्या 0.4 mr² है क्या? बच्चे कौन बड़ा? ये बड़ा? क्या ये बड़ा है क्या? इसका आई क्या है? ज्यादा, मतलब इसको रोकना मुश्किल। इसका आई क्या है? कम, मतलब इसको रोकना आसान। तो किसको रोकना आसान? स्फीयर को रोकना आसान, क्योंकि उसका आई क्या है? कम। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया सबको? चलिए चलिए, टिल 50 तक बच्चों हो गया। चलिए तो टिल 64 तक कोई डाउट? टिल 64 तक कोई डाउट? 64 तक कोई डाउट? 53 क्वेश्चन क्या है? वन अ कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। भाई टाओ बराबर क्या पढ़ाया था? आई अल्फा। तो देख बेटा, टाओ बराबर, जिसका डाउट है देखो, टाओ बराबर आई अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा बोलो? टाओ बाय आई। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो क्या आई तो कांस्टेंट होता ही है, तो अल्फा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? पक्की बात है ना? फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या, बॉडी के पास क्या आता है? एक्सेलरेशन। टॉर्क लगाओगे तो बॉडी के पास क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। जब फोर्स कांस्टेंट होता था तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता था? कांस्टेंट। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट होगा तो बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। क्या सब चीजें रिलेटेड हैं? लेकिन फिर भी हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। लीनियर, हाँ सही बात है। हम्म हम्म।
तू समझ ही नहीं रहा क्वेश्चन में। वो पार्टिकल के पास था, ये बॉडी के पास है। बॉडी के पास तो क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। पार्टिकल की बात करेगा तो पार्टिकल के पास क्या होगा, लीनियर एक्सीलरेशन। ये ले, ये तेरा, ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो बॉडी के पास एज अ होल क्या है, अल्फा। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करूं तो इस वाले पार्टिकल का सेंट्रीपिटल कहां होगा, अंदर, तो इस वाले का भी कहां होगा, अंदर। तो अगर मैं बॉडीज की बात करूंगा, पूरी बॉडी की बात करूंगा, तो ये दोनों एक्सीलरेशन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेट एक्सीलरेशन जो आएगा कौन सा आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तू कंफ्यूज हो रहा है भाई, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज अ पार्टिकल एंड वन इज अ बॉडी। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास क्या होता है, अल्फा होता है। अब वो बॉडी जब रोटेट कर रही है तो उसपे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो उनके पास क्या होता है, लीनियर एक्सीलरेशन। गॉट द पॉइंट। चलिए चलिए भाई, टिल 63 तक कोई डाउट। 59 क्वेश्चन देखें। कपल नहीं होता है, कपल की बड़ी चिंता है तुम्हें, मतलब सर बाकी सब तो कोई बात नहीं, लेकिन कपल की बड़ी चिंता होती है सर हमें। मैंने तुम्हें क्या बोला है, अगर तुम्हें वास्तविकता में कपल की चिंता करनी है तो बहुत अच्छे से क्या करनी चालू कर दो, पढ़ाई। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट कपल बनेगा तुम्हारा। चलिए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, 59। 59 क्या है, एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3 × 10⁻³ और वो घूम रहा है 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। मतलब क्या इतने ओमेगा से घूम रहा है क्या, ओमेगा की एसआई यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड, क्या कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। शायद मैंने बताया होगा कि जब भी तुम्हें रेवोल्यूशन पर सेकंड दिखे सबसे पहला काम क्या करो, उसको काय में कन्वर्ट कर दो, रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा नॉट जिससे पहिया घूम रहा है, कितने से घूम रहा है भाई, 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो बोलो एक चक्कर में कितना, 2 पाई। क्या 60 पाई आ गया क्या बच्चे, भाई 30 रेवोल्यूशन एक सेकंड में कर रहा है, तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 30 में 30 × 2 पाई, कितना टाइम, 1 सेकंड। क्या ओमेगा 60 पाई आ गया। अच्छा, अब तुम्हें टॉर्क रिक्वायर्ड है उसको रोकने के लिए, स्टॉप करना है इसको, तो बेटा स्टॉप करना है तो फाइनल ओमेगा, इसको अगर रोकना है तो फाइनल ओमेगा 0। कितने टाइम में रोकना है, टाइम कितने टाइम में रोकना है, 5 सेकंड। अब लॉजिकली तुम बताओ, तुम्हें ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, टी पता है, क्या अल्फा नहीं निकाल सकते क्या, ओमेगा, क्या मैंने क्लास में कराया है क्या, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या ओमेगा 0 है, क्या ओमेगा नॉट 60 पाए है, अल्फा और टाइम कितना 5। क्या अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो क्या टाउ बराबर आई अल्फा होता है, बहुत टफ है। चलिए टिल 63, टिल 63, टिल 63। ये जो ऑनलाइन कहते हैं ना, इनका एम ही होता है सर डाउट तो है हमारे, लेकिन हम क्यों पूछे वही पूछ लेंगे, तो एक बार आप वहां चले जाओ। चलिए टिल 71, टिल 71, 64 और 65, चलो आ जाओ। 64 और 65 आओ, पहले 64 65 देखते हैं। 64 में देखो ध्यान से, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया नहीं है। भाई ये बताओ, तुमने वहां पे जो पावर पढ़ी थी, क्या पावर एफ भी पढ़ी थी क्या, क्या पावर एफ भी पढ़ी थी क्या, तो अभी पढ़ाएंगे तुम्हें। तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगी, यहाँ पे एफ की जगह क्या होता है, टाउ, और वी की जगह क्या होता है, ओमेगा। तो क्वेश्चन तो इतना रद्दी है, अगर ये रिलेशन बता दिया होता मैंने तो बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा। भाई पावर जैसे वहां पे एफ वी होती थी, यहाँ टाउ ओमेगा है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। मैं आपको रोटेशनल मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीजें जो है बताऊंगा आपको, पावर वर्क सब बताऊंगा। तो पावर किसके बराबर हो गई, टाउ ओमेगा। ध्यान से देख, क्या तुझे पावर गिवन है क्या, 1.6 × 10⁻³ क्या बच्चे तुझे ओमेगा भी गिवन है क्या, कितना है बेटा बोल, 400। क्या बोल टॉर्क निकल के आ जाएगा क्या, अरे क्या टॉर्क निकल के आ जाए आ जाएगा, बात समझ में आ गई। चलिए 66 कपल अभी आज अपन लिख लेंगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन देखो, 65 इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बातें कौन कर रहा है यार, बहुत शोर आ रहा है, बातें बिल्कुल नहीं, हाँ ऐसे। चलिए तो अभी देखो, एक डिस्क ओमेगा नॉट से घूम रही है, उस पर रिटार्डिंग टॉर्क लग रहा है और आप उसको रोकना चाहते हो। उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाती है, कितने चक्कर में, एन चक्कर में। मतलब
ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था और तुमने इस पे टॉर्क लगाया, रिटार्डिंग टॉर्क। रिटार्डिंग टॉर्क मतलब उसका अल्फा को, जो रिटार्डिंग टॉर्क होगा उसका ओमेगा को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। तो भाई जैसे जब रिटार्डेशन होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है घटती है? घटती है। तो यहाँ पे तुम्हारा ओमेगा घट रहा है। तो जब बच्चे ओमेगा नॉट से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 2 हो रही है, उस टाइम में इसने कितने चक्कर पूरे कर लिए? बोल, एन रोटेशंस। कितने चक्कर पूरे कर लिए? एन रोटेशंस। अब तुझसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई ओमेगा नॉट बाई 2 से जब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही होगी? 0। यहां से यहां आने में कितने चक्कर? एन चक्कर। तो ओमेगा नॉट बाई 2 से जब तुम्हारा ओमेगा क्या हो रहा होगा? 0। इसमें कितने चक्कर करेगा? इसमें कितने चक्कर करेगा? तो मान लेते हैं इसमें कितने चक्कर करेगा? एक्स रोटेशंस। कितने रोटेशंस? एक्स। अब लॉजिकली सोच देख, मैं पहले यहां से यहां एक बार इक्वेशन लगाऊंगा, फिर मैं यहां से यहां एक बार इक्वेशन लगाऊंगा। अब इक्वेशन सोचना, देख मेरे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 कितने रेवोल्यूशंस में हो रही है? एन रेवोल्यूशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक चक्कर में कितना? एक चक्कर में कितना? 2 पाई। तो एन में कितना? एन इंटू 2 पाई। नहीं आया? क्या थीटा 2n पाई हो जाएगा क्या? तो बेटा सोच कौन सी इक्वेशन बेस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? क्या थर्ड इक्वेशन परफेक्ट है क्या? अगर तुम समझ पा रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, क्या ये इक्वेशन बेस्ट है क्या? चलो बोलो, ओमेगा फाइनल ओमेगा कितना? ओमेगा नॉट बाय 2। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या सबको फील आती है क्या? क्यों नेगेटिव होगा समझ में आता है? क्योंकि भाई तुम्हारा जो एंगुलर रिटार्डेशन है ओमेगा कम हो रहा है, तो माइनस 2 अल्फा थीटा कितना? बोल बच्चे, 2n पाई। देखना मैंने सही करा है क्या? इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखना, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा पाई एन। देख लो मैंने सही लिखा है क्या? देखो भाई, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये -3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये रिलेशन आ जाएगा। अरे आ जाएगा क्या? अच्छा, अब सेम रिलेशन हम अप्लाई करते हैं इसके लिए, सेम रिलेशन इसके लिए अप्लाई करते हैं। आओ इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए अप्लाई करोगे तो क्या ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 हो रहा है क्या? तो फाइनल ओमेगा कितना? 0। और इनिशियल कितना? ओमेगा नॉट बाई 2। तो 0 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 अल्फा थीटा। इसने अगर x चक्कर करे तो एक चक्कर में 2 पाई, तो x चक्कर में 2 पाई x। क्या बच्चे बात समझ में आती है? तो यहां से देखना, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 कितना आ गया? 4 अल्फा पाई एक्स। एंड व्हाट इज x? नंबर ऑफ रोटेशंस। अब ध्यान से देख, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, क्या दोनों का रेशो ले लें क्या? दोनों का क्या ले लें? रेशो। आओ दोनों का रेशो लेते हैं। जैसे ही दोनों का रेशो लोगे, देखो भाई इसको मैं 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? 2। तो मैं कर रहा हूँ 1/2। 1/2 करोगे तो ध्यान से देख, क्या LHS में 3 बचेगा क्या? अरे तुम्हें समझ आ रहा है ना? 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4, कितना आ जाएगा? 3। अरे आ जाएगा। अच्छा, और RHS में क्या 4 अल्फा और पाई भी कैंसिल हो जाएगा क्या? तो बेटा RHS में क्या n/x आ जाएगा क्या? तो बच्चे क्या x n/3 आ गया क्या? तुम्हें कुछ नहीं आया? समझ में आ गया? अगेन दिस क्वेश्चन वाज नॉट टफ। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो क्या ये क्वेश्चन सर्कुलर के टाइम पे हो जाना चाहिए था क्या? क्या ये क्वेश्चन सर्कुलर जिस बच्चे को आता है, जिसने एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली हैं, क्या वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। आपने सिंपली थर्ड इक्वेशन तो अप्लाई करिए, 2 बार आपने थर्ड इक्वेशन अप्लाई करिए। गॉट द कंसेप्ट? हाँ, काइनेमेटिक्स में जो आपने इक्वेशंस पढ़ी थी उसको जो आपने एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में पढ़ा है उसी से हो रहा है। क्या होता है? फैन, हाँ। हम्म तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया है। बिल्कुल सेम ही है, रिलेट किया, दोनों सेम ही चीज है। रिलेट भी क्या करोगे, सेम ही चीज है दोनों। अगर मैंने कराया था वैसा क्वेश्चन तो सेम ही क्वेश्चन करा रखा है मैंने। ठीक है, मुझे याद नहीं है, मेरे को याद नहीं रहते क्वेश्चन, लेकिन करवा रखा है तो सेम ही तो क्वेश्चन है, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, चलो भाई 65, अभी 66 में तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, 68 में करेक्शन कर लो, फर्स्ट ऑप्शन आंसर लगा लो। थर्ड दे रखा है ना आंसर? हाँ, 69 में करेक्शन, हाँ 69 का आंसर थर्ड दे रखा होगा ना, उसको फर्स्ट कर लो।
फर्स्ट तो सबका आ गया, फर्स्ट भी नहीं आया? फर्स्ट तो आ गया ना। चलिए, टिल 71 तक करना था आपको, है 67। 67 का थर्ड और फोर्थ पॉइंट। 67 क्या है? फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द टॉर्क्स ऑन द एक्टिंग मस्ट बैलेंस, दिस इज ट्रू ओनली इफ टॉर्क्स आर टेकन अबाउट। क्या पढ़ाया था बच्चे? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। नेट टॉर्क क्या होता है? जीरो। किसके अबाउट? किसके अबाउट? सभी पॉइंट्स के अबाउट। तो देख, पहला क्या है? सेंटर ऑफ द सिस्टम। सेकंड है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम, एनी पॉइंट ऑन द सिस्टम और आउटसाइड इट। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा तो तुम्हारी बॉडी कायम है इक्विलिब्रियम। कंफ्यूज मत हो आउटसाइड से, देखो ध्यान से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आउटसाइड पे भी होगा क्या वैलिड? हाँ बिल्कुल वैलिड होगा, देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, ये रॉड, ये एफ, ये एफ, और ये मान ले क्या लग रहा है? 2F। ध्यान से देखना, क्या रॉड पे नेट फोर्स जीरो है क्या? क्या नेट टॉर्क भी जीरो है क्या? अरे नेट टॉर्क जीरो है या नहीं है? है। नेट टॉर्क जीरो है। तुम अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट देखो तो क्या ये घुमाएगा क्लॉकवाइज और ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या नेट टॉर्क जीरो आएगा? आएगा। अब तुम देखो, तुमने नेट टॉर्क जीरो बोला तो नेट टॉर्क जीरो हर एक पॉइंट के अबाउट होगा। मान ले कोई बच्चा कहता कि सर मैं तो यहाँ पॉइंट ले लूं, हाँ ठीक है ले ले भाई, इस पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क क्या आएगा? जीरो। ध्यान से देख कैसे निकालें, टाउ अबाउट पॉइंट ओ डैश। क्या 2F का टॉर्क तो ओ डैश के अबाउट जीरो है, सबको दिख रहा है? 2F का टॉर्क तो क्या है? जीरो। अब ध्यान से देख, इस वाले फोर्स के लिए बच्चे, क्या दिस इज आर वेक्टर? क्या दिस इज आर वेक्टर? अरे बोल भाई, क्या तुझे आर परपेंडिकुलर लेना है क्या? टॉर्क क्या होता है? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ध्यान से देख तो आर परपेंडिकुलर क्या है? आर परपेंडिकुलर क्या है? क्या है? आर परपेंडिकुलर क्या है? अरे ये लेंथ नहीं दिख रही तुम्हें? L/2। क्या है? L/2। अरे यही तो होगा आर परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट L/2। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देख, क्या ये आर वेक्टर हो जाएगा क्या? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओ डैश पॉइंट के अबाउट। तो अगेन ये आर वेक्टर के लिए आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चे? बोल L/2। तो देख ले, इसका टॉर्क L/2 इंटू एफ एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क L/2 इंटू एफ एंटी क्लॉकवाइज। क्या जीरो आ रहा है क्या? मतलब तुम्हें समझना यह है कि सर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट टॉर्क क्या है? जीरो। किसके अबाउट? ऑल पॉइंट्स के अबाउट। ऑल पॉइंट्स का मतलब ऑल पॉइंट्स, किसी के अबाउट भी, तुम्हें कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। क्योंकि अगर नहीं होगा तो बॉडी को उस पॉइंट के अबाउट क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। क्या बात समझ में आई? चलिए और बोलो भाई, टिल 71 तक। 68। 68 क्या है भाई? 68 तो हो जाना चाहिए था। 68 में क्या है यार? तुम तो सारे क्वेश्चन ही मुझसे ही करा देते हो। मॉड्यूल करने का मतलब ही क्या है? देखो क्या बोला जा रहा है, टू मैन पी एंड क्यू आर कैरिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल ऑन देयर शोल्डर। तो भाई दो आदमी है, उनके कंधों पे तुमने एक रॉड रख दी। क्या रख दी? एक रॉड। तो बच्चे रॉड का नीचे क्या लग रहा होगा? mg। तो सोच उस mg को कौन बैलेंस करेगा? क्या कंधा फोर्स लगाएगा क्या? क्या नॉर्मल लगाएगा क्या? तो भाई इस आदमी का कंधा मान ले n1 लगा रहा है, तो इसका क्या लगा रहा है? n2। तो भाई क्या क्वेश्चन में गिवन है? द रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल सच दैट p गेट्स 1/3 लोड। जो P के कंधे पे लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/3। mg का 1/3 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दैट एंड। तो देखो ध्यान से, तो तुम्हें गिवन है P इज एट वन एंड ऑफ रॉड। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ पे पर्सन है P और मुझे Q के बारे में पता नहीं है, वही पूछा है, मान लेता हूं यहाँ पे पर्सन होगा Q। तो बेटा इस रॉड का बोल mg कहाँ पे लग रहा होगा? इसके सेंटर ऑफ मास। अब बेटा एक तो P का कंधा क्या लगाएगा? नॉर्मल। और एक Q का कहां लगाएगा? नॉर्मल। P वाला पर्सन एंड ऑफ द रॉड पे है, एक एंड पे क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो भाई ये तुम्हारा NP हो गया और ये Q वाला पर्सन मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बोल NQ। अरे यही होगा क्या? अच्छा क्या मुझे NP की उसने वैल्यू दे दी क्या? कितनी वैल्यू दे दी? बोल 1/3 mg। भाई लोड का 1/3 जो है आपका P वाला पर्सन बियर कर रहा है, तो NP दे दिया उसने। चल F नेट जीरो कर, मुझे इक्वेशन बता क्या आएगी? F नेट जीरो कर दे, क्या आ जाएगा इक्वेशन? नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या हो जाएगा नेट फोर्स? NP प्लस NQ बराबर mg। अरे यही तो होगा। तो तुम लोग मतलब ऐसे ट्यूबलाइट की तरह क्यों बिहेव करते हो? मतलब सर जैसे मतलब एकदम से हम स्टार्ट नहीं होते, आजकल तो ट्यूबलाइट भी वैसी आ गई इलेक्ट्रॉनिक वाली,
वो चोक वाला सिस्टम नहीं रहा आजकल। ये पहले तो क्या होता था, वो जो है पहले गैस जाती थी और फिर जो है वो ट्यूबलाइट स्टार्ट होती थी। आजकल इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट आ गई, खटाक से दबाओ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फ्यूज हो जाती है। चलो, तो एनपी प्लस एनक्यू किसके बराबर है बोलो? mg। क्या एनपी की वैल्यू पता है क्या? तो क्या एनक्यू निकल के आ जाएगा क्या? बोल एनक्यू कितना आ गया? अब देखो इसमें भी टाइम लग रहा है, मतलब नालायकों से mg माइनस mg/3 नहीं हो रहा है। क्या आ जाएगा? 2mg/3। सर लेकिन एनक्यू तो निकालना ही नहीं है हमें, एनक्यू थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है? दूरी, कि क्यू वाला पर्सन कितना दूर खड़ा है। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? टॉर्क। भाई मैंने नेट फोर्स का तो यूज कर लिया, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब किसका यूज करना पड़ेगा? बोल टॉर्क। टॉर्क लेना पड़ेगा। तो भाई क्या नेट टॉर्क 0 होगा क्या? किस पॉइंट के अबाउट? हर पॉइंट के अबाउट। हर पॉइंट के अबाउट, तो क्या मैं इसी पॉइंट के अबाउट ले लूं क्या? मैं पी पॉइंट के अबाउट ही नेट टॉर्क क्या कर लेता हूं? 0। चलो पी पॉइंट के अबाउट एनपी का टॉर्क, पी पॉइंट के अबाउट एनपी का टॉर्क 0। mg का टॉर्क, क्या ये दूरी l/2 है क्या? mg इंटू l/2, क्या क्लॉकवाइज आएगा क्या? तो माइनस mg इंटू l/2। और मान लेते हैं q वाला पर्सन जो है वो इस एंड से कितनी दूरी पे है? x। तो nq का टॉर्क क्या आ जाएगा? nq इंटू x, nq इंटू x, और nq कितना है? 2/3 mg। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो प्लस nq इंटू x बराबर 0। क्या nq की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं क्या? तो mg l/2 nqx, nq कितना बोल? 2mg/3 इंटू x। क्या mg mg कैंसिल हो जाएंगे? देखना तो x कितना आ गया? 3l/4। x कितना आ गया? 3l/4। 3l/4 का मतलब समझ में आता है? मतलब ये जो p वाला पर्सन था, इससे 3l/4 की दूरी पे कौन है? q। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन को अगर सपोज कर प्रैक्टिकली सोच, p वाला पर्सन यहाँ पे था, अगर q वाला एंड पे होता तो ये सिमेट्रिक सिस्टम बन जाता। क्या दोनों बिल्कुल एंड्स पे हैं क्या? तो ये सिमेट्रिक बन जाता। अब सोच दोनों के कंधों पे लोड कितना आता? mg/2 mg/2। इक्वली लोड क्या हो जाता? डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि क्या है, सिस्टम सिमेट्रिक हो गया क्या? भाई दोनों की सेंटर से दूरी क्या हो जाएगी? सेम, l/2 l/2। तो भाई np इंटू l/2 इज इक्वल्स टू nq इंटू l/2। अगर मान ले मैं इस सेंटर के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं, तो np इंटू l/2 इज इक्वल्स टू nq इंटू l/2। क्या l/2 l/2 कट जाएगा क्या? अरे भाई नेट टॉर्क 0, मतलब जितना ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो दोनों के टॉर्क मैंने क्या कर दिए? इक्वेट। तो उससे l/2 l/2 कट गया। क्या np बराबर nq आ गया क्या? ये प्रैक्टिकली भी दिख रहा था मुझे, विजुअलाइजेशन से भी सोच सकता था कि सिस्टम सिमेट्रिक है सर, तो लोड यूनिफॉर्मली क्या होगा? दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट, आधा आधा होगा। अभी क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म था क्या? इसलिए लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। तो देख इसके कंधों पे तो भार आया mg/3 का, जबकि उस बेचारे के कंधों पे भार कितने का आ गया? 2mg/3 का। क्या तुम्हें समझ आया? क्या 71 तक सब आता है? हो गया? इसकी हाइट कम हो? अरे भाई दोनों पर्सन की हाइट सेम है, ठीक है। ये अजम्पशन मानने पड़ते हैं हमें, ठीक है। अब भाई कह रहा है कि सर एक आदमी तो खली हो और एक रिम स्टीरियो हो, तो ये ऐसी आउट हो जाएगी सर, अब क्या करें हम? तो ये अजम्पशन है कि दोनों जो है मैन जो है वो आइडेंटिकल है, पी और क्यू दोनों पर्सन जो होंगे वो क्या है? आइडेंटिकल, ठीक है। कम हो तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बेसिकली जो नॉर्मल लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसके सिर से जो नॉर्मल लगेगा वो ऐसे लगेगा। फिर तुम जो है इनके क्या लोगे? कंपोनेंट। फिर तुम्हें फ्रिक्शन को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वरना लेडर क्या कर जाएगी? स्लिप। अगर लेडर ऐसे मतलब लेडर नहीं सॉरी, रॉड, रॉड अगर ऐसे टेढ़ी रखी होगी तो क्या वो स्लिप करेगी? नहीं करेगी? करेगी। तो फिर तुम्हें इनके खोपड़ी के बीच में और रॉड के बीच में फ्रिक्शन भी देना पड़ेगा, तो वो एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 अभी नहीं, 72 टॉपलिंग पे बेस्ड है, 72 नहीं करना अभी, ठीक है। 70 71 तो मैंने क्लास में बताया है। 71 में क्या टेक्निकली बताया है आपको? बताया था ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके बताया था तुम्हें। भाई ये अगर तुम्हारी लेडर है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर तुम बढ़ाओगे तभी वो काय में रहेगी? स्टेबल रहेगी, क्योंकि टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता जाता है, बस वही रीजन है, और कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। ये तुम्हारा जो लेडर है, ये जितना ज्यादा तुम इंक्लाइन करोगे उसके स्लिप करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा।
अब उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अगर तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, अगर तुम इस वाले पॉइंट के अबाउट क्या ले रहे हो, टॉर्क, तो बेसिकली एक तो mg का टॉर्क आएगा और एक नॉर्मल का टॉर्क आएगा। तो नॉर्मल mg के टॉर्क को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो वो टॉर्क बैलेंस कब होगा, जब तुम्हारा थीटा, मतलब उसको जो है उसकी टेंडेंसी इक्वेशन लिख के देख तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होएगा। म्यू मिनिमम याद कर कितना आया था, म्यू मिनिमम कितना आया था, याद है किसी को? कुछ कॉट की टर्म्स में आया था, देखो एक बार कितना आया था, कॉट थीटा बाय 2। तो म्यू मिनिमम ये आया था। तो जितना कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा, उतना स्लिप करने के चांसेस क्या होंगे, कम। और जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा उतना स्लिप करने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। भाई ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है तो हो सकता है मिल ही नहीं पाए, और नहीं मिल पाए तो लेडर क्या कर जाएगी, स्लिप। तो ये टेक्निकल रीजनिंग हो गई। बाकी ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना ज्यादा रखोगे उतना सिस्टम तुम्हारा स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्या 71 तक सबको सब आता है? अब अपनी अब बिगनर्स बॉक्स बाद में करेंगे, पूरा टाइम ही निकाल देते हो तुम लोग। ठीक है, तो तुम ये देखो, तुमने मतलब आधी से ज्यादा क्लास मेरी जो है डिस्कशन में निकाल दी, और जबकि ये हाल तो तब है जब, मतलब मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि पूरे मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने सेम कैटेगरी का नहीं कराया। मैं जब तुम्हें पढ़ाता हूँ तो ये मैं इंश्योर करता हूँ कि एक एक चीज जो हमारी मॉड्यूल की रेस की जो है वो सारी मैं क्या कर लूं, कवर कर लूं। ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं लेता हूं कि अल्टीमेटली आपकी एक एक चीज क्या हो जाए, कवर हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा होता नहीं है, भाई नहीं भी कवर होएगी तो भी पूछोगे, कवर होएगी तो भी पूछोगे। सर हम तो पूछेंगे सर। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। पीछे पड़ गया है तो कपल के भाई है, तेरे घर वालों से बात करूं क्या है? चलिए, हैं किसके लिए? तो तुम आपस में बहुत जाते हो साथ में, मैंने देखा है इस बैच में ये एक कॉमन सी टेंडेंसी है, एक जाता है तो पीछे दूसरा दूसरा जाता है। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, और मैंने एक आपको बहुत जाते जाते एंड में धांसू क्वेश्चन कराया था, टाउ बराबर डी एल बाय डी टी। वहां पे मैंने टॉर्क निकाला और उस टॉर्क की हेल्प से टी टाइम बाद क्या निकाला था, एंगुलर मोमेंटम। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो अब जहां पे हमारा टॉर्क चल रहा था ना, वहां पे जगह है क्या तुम लोगों के? तो अगर है जगह तो वहां कपल लिख लो, मुझे मुश्किल से 2 लाइन चाहिए या 3 लाइन मान लो। तो जहां पे हमने टॉर्क खत्म किया है, इक्विलिब्रियम या टॉर्क जहां पे भी हमने खत्म करा है, एंगुलर मोमेंटम से जस्ट पहले, एंगुलर मोमेंटम से जस्ट पहले वहां पे तुम टॉर्क लिख लो, मतलब वहां पे तुम कपल लिख लो, एंगुलर मोमेंटम से जस्ट पहले। हाँ लिखो कपल, फोर्स कपल, फोर्स कपल। हाँ भाई, तो फोर्स कपल क्या होता है पहले समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। या चलो लिख लो जब तक, इट इज अ पेयर ऑफ इट इज अ पेयर ऑफ it is a pair of two equal it is a pair of two equal and oppositely directed forces. It is a pair of two equal and oppositely directed forces having different lines of action. हाँ भाई, हो गया। It is a pair of two equal and oppositely directed forces having different line of action. क्या मतलब है देखो, है? पूरी पिक्चर बना दूं इस पे, है? चलिए देखें ध्यान से, ये F और ये F, ध्यान से देख, क्या दोनों फोर्सेस इक्वल है, क्या दोनों अपोजिट है, क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है? लाइन ऑफ एक्शन समझते हो ना,
जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा होता है। क्या ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है? ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो बेटा ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? एक फोर्स कपल। ध्यान से देख, क्या यहाँ पे नेट फोर्स 0 है क्या? लेकिन जब तू नेट टॉर्क निकालेगा तो नेट टॉर्क 0 नहीं आएगा। नेट टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट देख, क्या सबको दिख रहा है क्या? ओ पॉइंट के अबाउट एफ आर, और इसका भी क्या होगा? एफ आर। ये भी घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये भी कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो नेट टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? 2Fr। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स कपल लगता है, अगर किसी बॉडी पे क्या लगता है? फोर्स कपल, तो फोर्स कपल क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन। भाई फोर्स कपल लगेगा तो नेट फोर्स तो क्या हो गया? 0। और नेट टॉर्क क्या है? नॉन जीरो। बात समझ में आ रही है? तो ये अपन ने पता नहीं कितने क्वेश्चंस में करा होगा कंसेप्ट, बस उस समय मैंने नाम नहीं लिखाया, अभी नाम लिखा दिया। तो दो फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट होते हैं और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती है, वो एक फोर्स कपल बनाते हैं। और फोर्स कपल का काम बॉडी को ट्रांसलेट कराना है या रोटेट कराना है? तो लिख दो, इफ अ फोर्स कपल एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी परफॉर्म्स कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। मतलब समझा नहीं? अरे यार, तू हद कर रहा है। जब तुझे मैंने एक चीज पढ़ाई थी, नेट फोर्स अगर क्या होता है? 0, तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है, अलग अलग आता है? तो कोई सा भी पॉइंट ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? ले ये वाला पॉइंट ले ले, ओ डैश ले ले, क्या इसके अबाउट भी टॉर्क सेम आएगा, अलग आ जाएगा? सेम। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि अगर नेट फोर्स 0 तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आता है? सेम। तो अगर इसके अबाउट 2Fr तो इसके अबाउट भी क्या आएगा? 2Fr। इसके अबाउट भी क्या आएगा? 2Fr। तो वो तो कोई बात हुई नहीं। चलो, इफ अ फोर्स कपल एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल, बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। तुम जाने अनजाने में डेली लाइफ में बहुत बार फोर्स कपल यूज करते हो। जो तुम बोतल का ढक्कन खोलते हो, बेसिकली यहाँ पे भी फोर्स कपल ही है। जब तुम इसको खोल रहे हो बेसिकली, तो यहाँ से इन फिंगर से फोर्स लगा रहे हो ऐसे, और यहाँ से फोर्स लगा रहे हो ऐसे। तो देखो ध्यान से, क्या ये ढक्कन खुल रहा है क्या? तो ये भी काय का एग्जाम्पल है? फोर्स कपल। तुम देख सकते हो कि यहां से मैंने स्लाइड करा पीछे की तरफ, यहां से मैंने स्लाइड करा आगे की तरफ, तो ये क्या बन रहा है? एक फोर्स कपल। फोर्स कपल का काम क्या है? बॉडी को चलाना या घुमाना? घुमाना। भाई चला तो सकती नहीं है क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। क्या तुम्हें समझ आया? क्या फोर्स कपल क्लियर हो गया? खुश हो गए? सर हम तो सोच रहे थे अलग ही कहानी होगी कुछ। चलिए भाई, तो अब आगे चलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम चल रहा था हमारा। एंगुलर मोमेंटम का लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने करा दिया था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब बाकी है। ठीक है, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करा दिया था। याद करो, अभी तक क्या तुमने किसी पार्टिकल का पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा था क्या? क्या फॉर्मूला आर क्रॉस पी आया था क्या? क्या उसको तुमने आर इंटू पी परपेंडिकुलर बोला था, या पी इंटू आर परपेंडिकुलर? अच्छा, कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि अरे सर ये क्या समझ में नहीं आया, आर क्रॉस पी। क्या बच्चे पी को लिख सकता हूं क्या एम वी? अब ध्यान से देख, तुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मास जो है क्या, वो तो कांस्टेंट है, तो भाई उसको बाहर कर दे। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। भाई आर क्रॉस वी कर ले और उसको काय से मल्टीप्लाई कर दे? मास। तो जो ये है और जो ये है, दोनों क्या एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है भाई। यहाँ पे हमने सीधे ही आर का क्रॉस प्रोडक्ट पी वेक्टर के साथ कर लिया, यहाँ पे वी के साथ करा, जो आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मास से। तो तुम्हारी जो फॉर्म थी आर इंटू पी परपेंडिकुलर, वो क्या बन जाएगी? आर इंटू एम वी परपेंडिकुलर। और जो फॉर्म थी तुम्हारी P इंटू आर परपेंडिकुलर, वो क्या बन जाएगी? एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसे भी लिख रखा हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वही काम करा है, P परपेंडिकुलर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो M इंटू वी परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, पी एज इट इज, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? तो चाहो तो वहीं पे ये लिखना चाहो लिख लो, बाकी तुम्हें पता है। चलें भाई आगे चलें। चलो, तो अब भाई अभी तक देखो तुमने क्या सीखा। तुमने किसी पार्टिकल का जो चल रहा है, कैसा भी जो है कुछ भी कर रहा है, उस पार्टिकल का तुमने क्या निकालना सीखा? एंगुलर मोमेंटम। मैंने हेडिंग ही एंगुलर मोमेंटम में याद करो लिखाई थी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। और मैंने तुम्हें उसकी फील बताई थी, एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली घुमाओ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। अरे यही तो बताया था। चलो अब लिखो, एंगुलर मोमेंटम of a purely rotating body, angular momentum of a purely rotating body about axis of rotation.
एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चे अब कोई बॉडी प्योरली रोटेटिंग बॉडी समझते हो, प्योर इम्प्योर, दूध में पानी मिला दिया। मैंने पहले भी तुम्हें प्योर इम्प्योर मतलब प्योर का मतलब बताया था क्या, अगर बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन, सिर्फ चल रही है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसा भी हो सकता है ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट। बताओ एग्जांपल। व्हील, एग्जांपल क्या हो जाएगा, व्हील, जब पहिया चलता है तो चलता भी है और घूमता भी है। तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, बोलो, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल मोशन। तो देखो ध्यान से, तो भाई ये मान ले कोई बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट मान ले कितने से घूम रही है, ओमेगा, ये ओमेगा से घूम रही है, और मैं बेटा इसका क्या निकालना चाहता हूं, बोल, एंगुलर मोमेंटम। अब देख कैसे निकाले, जल्दी से डिराइव करते हैं कैसे निकाले। कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब क्या परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन। तो भाई ये मैंने मान ले कोई पार्टिकल ले लिया m1 मास का r1 दूरी पे, क्या बच्चे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, क्या समझ में आता है। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो मैं उसको v1 बोल सकता हूँ क्या, और क्या v1 ओमेगा r1 हो जाएगा क्या, सबको समझ में आया। तो बेटा ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है और मैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना जानता हूं, तो मैं हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख के अगर ऐड कर दूं तो क्या पूरी बॉडी का मिल जाएगा क्या। भाई ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो मैं हर एक पार्टिकल का निकाल के जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं तो क्या पूरी बॉडी का आ जाएगा। आइए करते हैं अपन। तो चलो, फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या एम आर क्रॉस वी होता है क्या, या आर इंटू पी परपेंडिकुलर होता है क्या, तुम्हें जो भी फॉर्म अच्छी लगती हो, आर इंटू पी परपेंडिकुलर या पी इंटू आर परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, क्या ये आर है क्या और क्या ये पी है क्या, दोनों के बीच में एंगल बोलो, क्या ऑलरेडी एंगल 90 है क्या, तो क्या सिंपली आरपी साइन 90 मतलब क्या सिंपली आरपी हो जाएगा क्या, आरपी बोल, आर कितना R1 और पी कितना MV1, M1V1, क्या मैंने सही लिखा है, R1 R P साइन 90, साइन 90 इज 1 तो RP बन गया, तो R इज R1 एंड P इज M1V1, मैंने सही लिखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सबको मैं बना नहीं, जो सेकंड वाला पार्टिकल होगा मान लेते हैं उसका मास कितना है m2, रेडियस कितना है r2, वेलोसिटी कितनी है v2, तो बोल क्या लिख दूं, r2 m2 v2। अरे नहीं आया पक्का। अच्छा ध्यान से देख, m1 r1, क्या v1 को लिखा जा सकता है क्या ओमेगा r1। अच्छा m2 r2, क्या v2 को लिखा जा सकता है क्या ओमेगा r2। अरे भाई v क्या होता है ओमेगा r, तो भाई हर एक का रेडियस क्या है अलग अलग, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी अलग अलग होगी, अलग अलग, ओमेगा r1 ओमेगा r2 ओमेगा r3। देखो मैं सही लिख रहा हूँ क्या, बहुत बढ़िया। चलो भाई इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स सबको ऐड करना है हमें। तो ध्यान से देखना यहाँ से, क्या बेटा यहाँ से ओमेगा कॉमन ले सकते हैं क्या, सारे में ओमेगा क्या आएगा सेम, तो ओमेगा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया बताना, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन इनटू क्या ओमेगा हो जाएगा क्या। इसको देख के कुछ चमकता है क्या, इसको देख के कुछ चमकता है क्या ये आई है क्या, तो बोलो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आई ओमेगा, क्या हो जाएगा आई ओमेगा। तुम रिलेट कर सकते हो क्या बेटा, तूने मोमेंटम पढ़ा था, क्या P बराबर mv होता था, तो यहाँ मोमेंटम की जगह कौन होता है एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह कौन होता है I, और V की जगह क्या होता है ओमेगा, क्या सेम फॉर्मूला आ गया क्या, तो L बराबर I ओमेगा। ये तो मैंने बता दिया कहां से आता है, बात समझ में आई। चलो L बराबर I ओमेगा, खटाखट नोट कर लो, बिल्कुल डेरिवेशन का कोई सेंस नहीं है, कॉपी करना चाहो कॉपी करो, अदरवाइज मैंने जस्ट फील के लिए बताया है तुम्हें कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस। हाँ पक्की बात है, तभी बनाया उन्होंने, भाई वो बहुत कुछ कर पाते थे, ठीक है, बहुत कुछ कर पाते थे वो, ठीक है, हम कुछ कुछ भी कर लें तो भी धन्य हो जाएंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो चैप्टर है ये तुम्हारा पूरा मैकेनिक्स का सबसे टफ चैप्टर कहलाता है, सपोज टू बी सबसे टफ चैप्टर, सब सही बता रहा हूँ मैं, तुम किसी से भी पूछ लेना, तुम्हारा कोई भी सीनियर हो या कोई भी हो, हैं, हाँ कंसेप्चुअल और सबसे टफ चैप्टर कहलाता है, मतलब ये
लेकिन अगर सिस्टमेटिक शुरू से, भाई देखो मैं क्या बोलता हूं हमेशा, हर चीज की प्रोसेस होती है। जिस बच्चे को आई आता है वही समझ पाएगा टाउ बराबर आई अल्फा। अब यार आई निकालना नहीं आता, मैं लगा रहा हूँ टाउ बराबर आई अल्फा, तुम कहोगे हैं। तो हर चीज क्या है, रिलेटेड है, हर चीज रिलेटेड है। तो मतलब हमें पूरा सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। हमने अगर कहीं पे भी लापरवाही करी तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई एल बराबर आई ओमेगा आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एल एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सेस? ये एंगुलर मोमेंटम क्या बच्चे तूने इस एक्सेस के अबाउट निकाला है क्या? और क्या ये आई भी इसी एक्सेस के अबाउट है क्या? तो वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे लिख दो एल एंड आई शुड बी अबाउट दी, एल एंड आई शुड बी अबाउट दी सेम एक्सेस। जिस एक्सिस के अबाउट एल निकालना है उसी एक्सिस के अबाउट क्या लेना है, आई लेना है। याद रखना है कि सर क्वेश्चन में जिस एक्सिस के अबाउट हमें एल निकालने को बोलेगा, हम आई भी उसी एक्सिस के अबाउट लेंगे। अब देखो ये इजी भी है पार्ट, और इस पे क्वेश्चंस भी ज्यादा है। तुम्हारा मॉड्यूल भरा पड़ा है, तो मॉड्यूल जब देखोगे तो सारा का सारा जो मैंने अभी तक पढ़ाया उससे एंगुलर मोमेंटम के 2 या 3 क्वेश्चन है, और वो ऐसे होंगे कि लाइन ऑफ जो मोशन है वो ओ पॉइंट से पास कर रही है, बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0। पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिक्स पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे पढ़ाया है सब। चलिए, तो एल बराबर आई ओमेगा। अब देखो एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तुम कहोगे मतलब शर्म आ गई सर। तो देखो ध्यान से, ये 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 बेटा एक डिस्क है, और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, मान ले ओमेगा नॉट से। मैं तुझसे इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ लेता, क्या बता सकता है क्या? एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट एल निकालने हैं, क्या एल एंड आई शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का आई बोल, एम आर स्क्वायर बाय 2, क्या इनटू ओमेगा नॉट। एल बराबर आई ओमेगा। टफ क्वेश्चन। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें आई निकालना आता है तो करना क्या है तुम्हें, क्या आई को सिर्फ ओमेगा से तो मल्टीप्लाई करना है? अब मैं तुम्हें जितने बोले उतने क्वेश्चन बना के दे दूं, लो एक आध तो कर दो नालायकों। ये एक रॉड है, ये मास m की है, लेंथ l की है, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रही है, तुम्हें l बताना है। क्या सीधे आंसर आ गया, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट। भाई एम एल स्क्वायर, अरे वो एंगुलर मोमेंटम का l है और ये लेंथ का l है। चलिए, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला याद हो चुका है तुम्हें? ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब क्या गिवन होगा, बॉडी, और वो बॉडी क्या कर रही होगी, घूम रही होगी। अच्छा, अगर पार्टिकल चल रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, पार्टिकल चल रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम के दो हिस्से हैं, एक तो पार्टिकल और एक बॉडी। पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया, आर क्रॉस पी, और बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या आया, आई ओमेगा। क्या लॉजिकल है? अच्छा मान ले अगर क्वेश्चन बना देता, मान ले ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, इसका मास मान लेते हैं कितना है बेटा, m, कैपिटल M, और इस डिस्क पे तूने 4 छोटे छोटे पार्टिकल रख दिए स्मॉल m मास के, और ये ओमेगा नॉट से घूम रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये ओमेगा नॉट से घूम रही है। तुम्हें L बताना है, L अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, L अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, L अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ गया भाई? ये मास कैपिटल M है और ये मास स्मॉल m है, ध्यान रखना। क्या बेटा, रेडियस, हाँ कैपिटल R ले लो। अच्छा ध्यान से देख लेना, डिस्क का मास तो कैपिटल M है जबकि पार्टिकल्स के मास स्मॉल m है, ठीक है। आई निकाल लो, तुम्हें आई ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। अरे इसमें कोई बहुत बड़ा काम कर दिया क्या मैंने? क्या डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 है? क्या हर एक पार्टिकल का एम आर स्क्वायर होगा? भाई डिस्क का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हर एक पार्टिकल के एक्सिस से दूरी कितनी है बेटा, आर,
तो mr², 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 mr²। तो अगर तू समझ पा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भाई मेरे हिसाब से तो हो गया mr²/2 प्लस 4mr² इंटू ओमेगा नॉट। क्या तुम्हें समझ आया? लिखें, हेडिंग लिखें, छोटी सी लिखना, बहुत बड़ी नहीं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। यूसीएम समझते हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे तू क्या कमेंटेटरी करता रहता है, हैं? ये कर रहा है कमेंटेटरी? तुम दोनों नवजोत सिंह सिद्धू बन रखे हो यार। चलो भाई, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब पार्टिकल की बात हो रही है, अब एल बराबर आई ओमेगा लगाएगा या आर क्रॉस पी लगाएगा? आर क्रॉस पी लगाएगा। बात समझ में आती है? तो ध्यान से देखो क्या है ये बेटा, कोई पार्टिकल है, ये यूसीएम कर रहा है। यूसीएम मतलब इसकी स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट है? तो भाई ये इसकी स्पीड है, एंड अकॉर्डिंग टू दी यूसीएम वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं इस पार्टिकल का सेंटर के अबाउट क्या निकालना चाहता हूं? एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम क्या आर क्रॉस पी होता है क्या? ध्यान से देख, क्या ये आर वेक्टर है क्या? क्या ये पी वेक्टर है क्या? क्या दोनों के बीच में एंगल 90 है क्या? अरे पहले ही बता चुका हूं, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90। तो बोल बेटा क्या बन जाएगा? क्या एमवीआर लिख दूं क्या सीधे? आर क्रॉस पी, आर पी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो क्या आरपी बन गया? तो आर पी, पी कितना? एम वी। तो अगर तू समझ पा रहा है तो क्या सीधे एम वी आर लिख दूं क्या? अब ध्यान से देख, अगर ये यूसीएम कर रहा है तो देख बेटा, क्या मास कांस्टेंट होता है? क्या वी कांस्टेंट है? भाई मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, और क्या आर भी कांस्टेंट है? मतलब क्या ये टर्म कांस्टेंट हो गई? मतलब एल नॉट क्या है? कांस्टेंट। आप देख सकते हो, चाहे तेरा पार्टिकल यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, इसका जब तू एंगुलर मोमेंटम निकालेगा ओ पॉइंट के अबाउट बच्चे, क्या वो हमेशा एमवीआर आएगा क्या? अब एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर था? एक्सियल वेक्टर। क्या इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता था क्या? इसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पे निकाल के देख, देख यहाँ पे आर क्रॉस पी करेगा, क्या आउटवर्ड आ रहा है क्या? यहाँ पे आर क्रॉस पी करके आउटवर्ड आ रहा है क्या? यहाँ पे आर क्रॉस पी करके आउटवर्ड आ रहा है क्या? मतलब जब पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है क्या? डेफिनेटली, बिकॉज ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, अभी अभी तूने देखा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और क्या डायरेक्शन वेरी कर रहा है क्या? नहीं। तू देखना यहाँ पे, जब इस वाले पॉइंट पे था तो आर क्रॉस पी, क्या पी का वही डायरेक्शन होता है जो वी का होता है? देख आर के अलोंग फिंगर्स को रख, पी के अलोंग कर्ल कर, कैसे पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड। आर क्रॉस पी, पी का वही डायरेक्शन होता है जो वेलोसिटी का होता है, आर के अलोंग फिंगर्स को रख, वी के अलोंग कर्ल कर, बोल कैसे पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड। क्या बात समझ में आई? तो एल वेक्टर का डायरेक्शन जो हो जाएगा, एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? बोल आउटवर्ड। तो बोल मैं लिख सकता हूं कि अगर यूसीएम कर रहा है तो एल वेक्टर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। तो एल वेक्टर इज कांस्टेंट, एल वेक्टर इज कांस्टेंट। सबको समझ में तो आ गया ना? अब ये मैंने क्यों लिखा है, अब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ना तो दिमाग में मतलब सीधे आना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम सीधे क्या हो जाएगा सर? एमवीआर। अगर कभी भी पार्टिकल सर्कल में चल रहा होगा और मैं तुमसे उसका एंगुलर मोमेंटम लिखने को बोलूं तो सीधे क्या बोल दोगे? एमवीआर। बात समझ में आ रही है? अब देख क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं तुझे बोलूंगा एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है एम मास का, उसका एंगुलर मोमेंटम एल है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? एल। तो क्या एल बराबर एमवीआर होता है क्या? तो यहां से क्या पार्टिकल की स्पीड निकाल सकता हूं क्या मैं? एल एम और आर की टर्म्स में, एल एम और आर की टर्म्स में। और एक बार अगर पार्टिकल की स्पीड निकल के आ गई तो मैं तुझसे पार्टिकल पे, पार्टिकल का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछ लेता, क्या तू निकाल सकता था क्या? क्या हो जाएगा बोल? v²/r। क्या बात समझ में आ रही है? मैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता, क्या हो जाएगी? ½ mv²। और क्या v मैं निकाल चुका हूं क्या? तो जल्दी से क्वेश्चन करके बता दो। अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m, a particle of mass m is moving on a circle of radius r. A particle of mass m is moving on a circle of radius r.
तो देखो तुम्हें पार्टिकल का मास गिवन है, सर्कल रेडियस गिवन है. अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving on a circle of radius r. its angular momentum its angular momentum about center is, about center समझ में आ रहा है ना? O point के about, O point के about angular momentum. its angular momentum about center is L. मतलब तुम्हें क्वेश्चन में जो नोन वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? L, M और R. अब मैं जानता हूं L किसके बराबर होता है? mvr. तो मैं वहां से V को L, M और R के टर्म्स में निकाल सकता हूं. तो फाइंड ACP एंड काइनेटिक एनर्जी. फाइंड ACP एंड काइनेटिक एनर्जी. ACP समझते हो ना? ACP क्या होता है? अरे ACP क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आंसर तुम्हें L, M और R के टर्म्स में देना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो हो जाएगा. टाइम पास है. फाइंड ACP एंड काइनेटिक एनर्जी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. एक सेकंड. अरे लड़ो मत. क्या? अच्छा ये बताओ, क्या L बराबर mvr होता है क्या? अच्छा तो यहां से V बच्चे क्या L बाय mr आ गया क्या? अच्छा अब तुझे ACP निकालना है. ACP का फॉर्मूला बोल, क्या V स्क्वायर बाय R होता है? चल V का स्क्वायर कर बेटा, बोल क्या आ जाएगा? L स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर बाय R. अरे यही तो होएगा. मतलब मेरे हिसाब से तो आएगा L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर R क्यूब. L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर R क्यूब. क्या समझ में आता है? अच्छा अब मुझे क्या काइनेटिक एनर्जी निकालनी है क्या? हाफ M V स्क्वायर. V स्क्वायर कितना बोल? L स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर. क्या एक M ने एक M को मारा? क्या आ गया? L स्क्वायर अपॉन 2M R स्क्वायर. L स्क्वायर अपॉन 2M R स्क्वायर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. L बराबर mvr से V निकाल लिया मैंने और एक बार V आ गया तो सब कुछ आ गया. तुम्हें समझ में तो आया? चलिए तो भाई आज के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें. ठीक है. ओके बच्चों, लास्ट क्लास एंडेड सडनली, आई नो दैट बच्चे, लेकिन मैंने जहां तक तुम्हें पढ़ाया था उसके आगे मैंने पढ़ाया नहीं है. मैंने वहीं से ही चालू करा है. आयुष, लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जो क्वेश्चन करा रहा था वही मैंने इनको कराया, उसके आगे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था. क्लास एंड कर दी थी मैंने. ठीक है बेटा. चलो ओके, बाय बाय, राधे राधे.